नमस्कार। आज के विश्लेषण के लिए हमारे पास नवंबर 2025 की घटनाओं और रिपोर्टों का एक बड़ा दिलचस्प ढेर है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, संस्कृति, सब कुछ है इसमें। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें दोहराना नहीं है, बल्कि इस जानकारी के ढेर से उन धागों को खींचना है जो मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। देखते हैं कि ये टुकड़े जुड़कर दुनिया और भारत के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि सिर्फ जरूरी बातें निकालना ही काफी नहीं है। हमें उन बातों के बीच के कनेक्शन को भी ढूंढना होगा, क्योंकि अक्सर असली कहानी अलग अलग घटनाओं में नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने वाली लकीरों में छिपी होती है। नवंबर 2025 की ये खबरें ऐसी ही कुछ लकीरें दिखा रही हैं। तो चलिए पहली लकीर से शुरू करते हैं, जो वैश्विक मंच पर खिंच रही है। दो बड़ी बैठकें हुई, ब्राजील में COP30 और जोहानिसबर्ग में G20। COP30 में ग्लोबल म्यूचुरायो अग्रीमेंट हुआ, जिसमें जंगलों की कटाई रोकने और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से धीरे धीरे दूर जाने की बात है। लेकिन इन सब बातों से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 30 सालों में पहली बार अमेरिका ने वहां अपना कोई आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ही नहीं भेजा। ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ समझौते के शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। फेज आउट यानी पूरी तरह बंद करने की जगह ट्रांजिशन अवे यानी धीरे धीरे दूर जाने की बात कही गई है। ये शब्द विकसित और विकासशील देशों के बीच दशकों पुरानी बहस का नतीजा है। भारत जैसे देश कहते हैं कि हमारी ऊर्जा जरूरतें अलग हैं, हम एकदम से कोयला या तेल बंद नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका का वहां ना होना ये इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है। लेकिन अमेरिका की गैर मौजूदगी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? मतलब जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही चर्चा से बाहर हो जाए, ये तो अजीब है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि अमेरिका शायद ग्लोबल पुलिसमैन या सबका नेतृत्व करने वाले की भूमिका से थक चुका है और अब अपनी ऊर्जा अंदरूनी मामलों पर लगा रहा है। लेकिन जब कोई बड़ी ताकत पीछे हटती है तो एक खालीपन बनता है। असली सवाल ये है कि इस खालीपन को कौन भरेगा? क्या ये चीन के लिए एक खुला मैदान है, या फिर भारत और ब्राजील जैसे देश मिलकर एक नई बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर व्यवस्था बनाएंगे? असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये पैटर्न सिर्फ COP30 तक ही सीमित नहीं रहा। G20 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, है ना? जोहानिसबर्ग में सम्मेलन हुआ, थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता, जिसमें उबुंटू की भावना की बात हुई, यानी मैं हूं क्योंकि हम हैं। भारत ने भी विकास के लिए 6 नए प्रस्ताव रखे। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। अमेरिका ने इस सम्मेलन का भी बहिष्कार कर दिया, और ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि G20 का अगला अध्यक्ष खुद अमेरिकाई है। ये किसी पार्टी के मेजबान के अपनी ही पार्टी में ना आने जैसा है। साथ ही चीन के भी शीर्ष नेता शामिल नहीं हुए। ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच से एक तरह से किनारा करना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि G20 जैसा मंच अब अपनी प्रासंगिकता खो रहा है? अगर अमेरिका और चीन ही इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो फिर इसका भविष्य क्या है? ये G20 के अस्तित्व पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। शायद पुराने वैश्विक मंच अब मौजूदा भू राजनीतिक तनावों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। हो सकता है हम वैश्विक सहयोग के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हों, जहां द्विपक्षीय या छोटे समूहों के समझौते G20 जैसे बड़े मंचों की जगह ले लेंगे। दुनिया का पावर स्ट्रक्चर हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। तो एक तरफ G20 जैसे पुराने वैश्विक मंच पर दरारें दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े शहरों में नई तरह की लीडरशिप उभर रही है, जिसका सीधा कनेक्शन भारत और दक्षिण एशिया से है। जी, न्यूयॉर्क को ही देखिए। 100 से ज्यादा सालों में पहली बार कोई मुस्लिम दक्षिण एशियाई मूल का और सबसे युवा मेयर बना है ज़ोरान मामदानी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म युगांडा में हुआ था। ज़ोरान मामदानी की कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये अमेरिकी राजनीति में प्रवासी समुदायों, खासकर दक्षिण एशियाई लोगों के बढ़ते प्रभाव का एक जीता जागता सबूत है। ये वो पीढ़ी है जो अब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन रही, बल्कि राजनीतिक सत्ता के उच्चतम स्तर पर पहुंच रही हैं। ये अमेरिकी समाज के बदलते ताने बाने को दिखाता है, जिसे मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। और ये बदलाव सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है ना? वैश्विक संस्थानों में भी हमें नए चेहरे और नई आवाजें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। यूनेस्को के नए महानिदेशक मिस्र के खालिद अल एनानी बने हैं, और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव UAE की शेखा नासिर अल नुवैस बनी है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। दशकों तक इन वैश्विक संस्थानों पर पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। अब जब मिस्र से कोई सांस्कृतिक विरासत का नेतृत्व कर रहा है और यूएई से कोई वैश्विक पर्यटन की कमान संभाल रहा है, तो ये दिखाता है कि दुनिया अब सत्ता के पुराने केंद्रों से आगे देख रही है। मध्य पूर्व सिर्फ तेल के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति और कूटनीति के लिए भी पहचाना जा रहा है। और इसी कड़ी में भारत में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन जिस नियुक्ति ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनना। ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। हाँ, ये नियुक्ति बहुत अहम है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य आज भी एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। जब दीपिका पादुकोण जैसी हस्ती, जिन्होंने खुद अपनी मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है, इस अभियान का चेहरा बनती है, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ जागरूकता फैलाने की बात नहीं है, ये उस सामाजिक कलंक को तोड़ने की कोशिश है जो इस मुद्दे से जुड़ा है। लेकिन क्या एक सेलिब्रिटी एम्बेसडर सच में जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकता है, या ये सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला पीआर कदम है? सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, एक एम्बेसडर नीतियां नहीं बना सकता या स्वास्थ्य ढांचा नहीं खड़ा कर सकता, वो काम सरकार का है। लेकिन जो काम एक एम्बेसडर कर सकता है वो है बातचीत शुरू करना। वो इस विषय को डाइनिंग टेबल और चाय की दुकानों तक पहुंचा सकता है। जब कोई अपने पसंदीदा सितारे को ये कहते हुए सुनता है कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं और मदद लेना ठीक है, तो शायद कोई छोटा शहर का नौजवान भी हिम्मत करके मदद मांग ले। इसका असली असर यहीं पर है, सामाजिक स्वीकृति और चुप्पी को तोड़ना। और भारत की ये नई पहचान सिर्फ लोगों और पदों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी तकनीकी ताकत में भी दिख रही है। विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ी छलांगें देखने को मिली हैं। भारत ने नौसेना के लिए अपना अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-7R लॉन्च किया है। GSAT-7R को आसमान में आंख कहना गलत नहीं होगा। ये लगभग 4,400 किलोग्राम का उपग्रह है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी नौसेना की निगरानी और संचार क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। आज के दौर में जब इस क्षेत्र में भू राजनीतिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं, तब अपनी समुद्री सीमाओं पर नजर रखने की आत्मनिर्भर क्षमता होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भरता की बात आपने की, तो IIT बॉम्बे ने भी तो देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाया है। अब ये क्वांटम शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है और ये इतना बड़ा कदम क्यों है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग अगली बड़ी तकनीकी क्रांति है और हर देश इस दौड़ में आगे रहना चाहता है। ये क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इसे आप मेडिकल डायग्नोस्टिक से लेकर मिनरल एक्सप्लोरेशन तक कई क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि हमने एक चिप बना ली, बड़ी बात ये है कि हमने इसे खुद बनाया है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये है असली आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इन सब में जो विकास मुझे सबसे ज्यादा हैरान और उत्साहित कर रहा है, वो है भारत की पहली क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 1001। इसका लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी का इलाज करना है। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और ये सेल में साइंस फिक्शन के सच होने जैसा ही है। क्रिस्पर तकनीक को आप एक मॉलिक्यूलर कैंची यानी आणविक कैंची की तरह समझ सकती हैं। ये एक ऐसा टूल है जो वैज्ञानिकों को हमारे DNA यानी हमारे जीवन के ब्लूप्रिंट को बहुत सटीकता से काटने, हटाने या बदलने की इजाज़त देता है। बिरसा 1001 इसी तकनीक का इस्तेमाल करके सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार खराब जीन को ठीक करती है। ये सोचने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है कि हम अपनी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को एडिट करने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक तो ये कल्पना से परे था। बिल्कुल, और भारत के लिए इसका महत्व और भी ज्यादा है। सिकल सेल एनीमिया भारत की आदिवासी आबादी में एक बहुत बड़ी और दर्दनाक स्वास्थ्य समस्या है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य दशकों से रहा है। बिरसा 1001 जैसी थेरेपी इस लक्ष्य को हकीकत में बदल सकती है। ये सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं है, ये भारत के सबसे वंचित समुदायों में से एक को उम्मीद देने वाली तकनीक है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी छलांग है। और
भारत की ये नई पहचान सिर्फ तकनीक में ही नहीं बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक मंच पर भी अपनी छाप छोड़ रही है। साहित्य में 2025 का बुकर पुरस्कार कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड साले को मिला। लेकिन भारत के लिए बड़ी खबर है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ मिलना भारतीय साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। वो मुख्य धारा की साहित्यिक चर्चा से दूर रहकर चुपचाप अपना काम करते रहे हैं। उनकी शैली को जादुई यथार्थवाद कहा जाता है, लेकिन वो आम आदमी और उसकी छोटी छोटी चीजों का जादू दिखाती हैं। ये पुरस्कार सिर्फ एक लेखक का सम्मान नहीं है, यह हिंदी साहित्य की उस धारा का सम्मान है जो महानगरों से दूर छोटे शहरों और कस्बों में बहती है। ये छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान देता है। और साहित्य ही नहीं, हमारे शहरों की संस्कृति को भी वैश्विक पहचान मिल रही है। लखनऊ को यूनेस्को ने पाक कला का रचनात्मक शहर यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है। ये हर खाने के शौकीन के लिए गर्व का पल है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टुंडे कबाब और गलौटी कबाब के बारे में नहीं है। यूनेस्को का ये दर्जा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब है कि शहर को अपनी पाक विरासत को संरक्षित करना होगा, उसे बढ़ावा देना होगा और उसे अपनी शहरी विकास योजनाओं का हिस्सा बनाना होगा। ये पर्यटन से आगे बढ़कर संस्कृति को अर्थव्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लखनऊ की नवाबी पहचान को एक वैश्विक ब्रांड बनाता है। ये कमाल है कि हमारी संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल रही है। लेकिन जब हम आंकड़ों के आईने में देखते हैं, खासकर शहरी आबादी जैसी चीजों पर, तो एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण तस्वीर उभरती है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 की रिपोर्ट आई है। हाँ, और इसके आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इंडोनेशिया का जकार्ता है। लेकिन भारत के लिए बड़ी बात यह है कि इस सूची में दिल्ली चौथे और कोलकाता 9वें स्थान पर है। यानी दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से 2 भारत में है। तो टॉप 10 में 2 भारतीय शहर, क्या ये एक उपलब्धि का प्रतीक है या एक आने वाले संकट का संकेत? ये दोनों हैं। ये भारत के आर्थिक विकास और अवसरों के केंद्रों को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये शहरी नियोजन की जबरदस्त चुनौतियों को भी रेखांकित करता है। इन शहरों पर जनसंख्या का दबाव, संसाधन, प्रदूषण, ट्रैफिक, पानी, ये सारी समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से 9 एशिया में हैं, अगर हम मिस्र के कायरा को छोड़ दें। ये दिखाता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती एशिया के इन विशाल महानगरों का सतत प्रबंधन करना होगी। और आर्थिक मोर्चे पर राज्यों के स्तर पर भी एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है, CAG की स्टेट रेवेन्यू रिपोर्ट, जिसके अनुसार रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिशेष के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उसके बाद गुजरात और उड़ीसा हैं। उत्तर प्रदेश का टॉप पर होना कई लोगों के लिए थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की एक पुरानी छवि लोगों के मन में बसी हुई है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि जमीनी हकीकत बदल रही है। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब है कि राज्य की कमाई उसके खर्च से ज्यादा है, जो एक अच्छी वित्तीय सेहत का संकेत है। यह बेहतर कर संग्रह, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों या बेहतर वित्तीय प्रबंधन का नतीजा हो सकता है। यह दिखाता है कि भारत के भीतर भी आर्थिक शक्ति के समीकरण बदल रहे हैं और बड़े राज्य भी वित्तीय अनुशासन के साथ विकास कर सकते हैं। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, वैश्विक मंच पर अमेरिका की बदलती भूमिका, न्यूयॉर्क से लेकर यूनेस्को तक उभरते नए चेहरे, क्वांटम चिप और जीन थेरेपी में भारत की तकनीकी छलांग और हमारे शहरों की विशालकाय चुनौती, तो आखिर में बड़ी तस्वीर क्या बनती है? बड़ी तस्वीर एक ऐसी दुनिया की है जो बहुत तेजी से बदल रही है। सत्ता के पुराने केंद्र कमजोर पड़ रहे हैं और नई ताकतें और नई आवाजें पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दे रही हैं, चाहे वो वैश्विक राजनीति हो, तकनीक हो या फिर संस्कृति। और इस बदलाव के केंद्र में भारत एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। एक तरफ उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं और दूसरी तरफ अपनी विशाल आबादी की घरेलू चुनौतियां। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही भारत का भविष्य तय करेगा। इन सभी स्रोतों को खंगालते हुए एक आखिरी जानकारी थी जो मेरे दिमाग में अटक गई। एक तरफ हम बिरसा 101 जैसी जीवन बचाने वाली जीन थेरेपी का जश्न मना रहे हैं
और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं स्रोतों में ये भी बताया गया है कि रूस पोसाइडॉन नाम के एक परमाणु संचालित अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण कर रहा है जो सुनामी ला सकता है, और चीन एक ऐसा तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप बना रहा है जो परमाणु धमाकों को भी झेल सकता है। ये हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? ये प्रगति की प्रकृति पर ही एक गहरा सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है कि हमारी बनाने और रचने की क्षमता और हमारी विनाश करने की क्षमता दोनों एक ही रफ्तार से बढ़ रही हैं। एक प्रजाति के तौर पर यह हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है।